हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछली बार वाली कहानी जब दो मित्र बने ठग उसके आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोनों दोस्त अपनी गठरी संभाले निकल पड़े और चलते चलते काफी दूर आ गए। शाम होने को आई। अब वहां से जंगल का रास्ता शुरू होने वाला था। उन्हें एक झोपड़ी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और जिससे रोशनी निकल रही थी। दोनों ने झोपड़ी के अंदर झांका। एक बूढ़ी औरत बैठी थी और पास में ही दो बकरियां बंधी थीं। बस दोनों के मन में कुटिलता आ गई। आज रात यहीं ठहर कर दावत उड़ाया जाए। दोनों ने मंत्रणा की ओर जाकर बूढ़ी माँ मतलब बूढ़ी स्त्री के पांव पकड़ते हुए कहा, पांव लागी माई, पांव लागी माई। आशीष देते हुए बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? रमेश ने बताया, हम दोनों सगे भाई हैं और काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। आज रात ठहरने की जगह मिलेगी? बूढ़ी औरत तुरंत तैयार हो गई। अब दोनों बूढ़ी औरत को बात में उलझाकर बकरी को गायब करने की फिराक में थे। लेकिन बातों बातों में बूढ़ी औरत ने बताया, यही दो बकरी उसके जीवन का सहारा है। दोनों में से एक का दूध सुबह निकालती है और एक का शाम में। कभी उसी दूध को पीकर रह जाती हूँ। यह कभी दूध के बदले किसी से कोई सामान या अनाज ले आती है। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। बूढ़ी ने उनके सामने ही एक बकरी का दूध निकाला, जिसे दो मिट्टी के गिलास में डालकर दोनों को दे दिया और स्वयं पानी पीकर लेट गई। बूढ़ी औरत के इस व्यवहार से प्रभावित होकर दोनों ने अपना इरादा बदल दिया और दूध पीकर जल्दी ही सो गए। वह बेचारी भी कोहने में जाकर सो गई। सुबह जब वह उठे तो तरोताजा महसूस कर रहे थे। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें करने लगे कि जंगल का लंबा रास्ता कैसे पार किया जाए। तभी उन्हें एक आदमी घोड़े पर आता नजर आया। रमेश ने आगे बढ़कर उसे रोकने का इशारा किया और अभिवादन करते हुए कहा, दूर से आ रहे हो भाई जी? हाँ, पर आपने कैसे जाना? घुड़सवार रुक कर बोला। घोड़ा प्यासा लग रहा है भाई जी, रमेश ने हाथ जोड़कर अवस्था में कहा। आपको बड़ी जानकारी है, घुड़सवार बोला। हाँ, राजा के अस्तबल में 1 साल काम किया है, रमेश ने कहा। कहा तो आपने सही है। यहाँ आसपास कोई तालाब है? घोड़े को पानी पिला दूं? घुड़सवार घोड़े की पीठ पर बैठे हुए ही बोला। मेरी झोपड़ी के पीछे ही एक छोटी सी नदी है, जल बड़ा मीठा है। रमेश इस अंदाज में बोला जैसे उस पूरे इलाके से परिचित हो। पर आप बैठो भाई जी, हम बात करेंगे। फिर रमेश सुरेश की तरफ मुड़कर बोला, छोटू जा भाई जी के घोड़े को पानी पिला ला। वह इतने प्यार से बोला कि घुड़सवार उतर कर उसके पास बैठ गया। सुरेश घोड़े को लेकर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद रमेश बोला, भाई जी, माई की तबीयत खराब है, दवाई का समय हो गया है। बस जरा सी देर में आया और आपके लिए भी गुड़ पानी ले आऊंगा। नहीं तो माई को पता चलेगा कि अतिथि को ऐसे ही विदा कर दिया तो बड़ा गुस्सा होगी। रमेश झोपड़ी के अंदर गया और
झोपड़ी के पीछे टूटे हुए हिस्से से निकल गया। वहां सुरेश घोड़ा लेकर तैयार था। घोड़ा काफी तगड़ा था। दोनों घोड़े पर बैठकर निकल गए। जब काफी देर हो गई और रमेश बाहर ना आया, तब घुड़सवार ने झोपड़ी के में झांक कर देखा। एक बूढ़ी स्त्री सो रही थी। उसने अंदर जाकर कहा, वो माई, आपके बेटे कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे बेटे? कौन से बेटे? मैं तो अकेली रहती हूँ। तब घुड़सवार हैरत में आ गया। उसने कहा, माई, अभी दो आदमी बैठे थे बाहर। उन्होंने कहा कि वह इस झोपड़ी में अपनी माई के साथ रहते हैं। अरे, वो दोनों तो मुसाफिर थे, रात में यहाँ ठहरे थे, अब चले गए होंगे। अब तो घुड़सवार के सर में दर्द होने लगा। तेजी से उस तरफ भागा जिस तरफ उसने इशारा किया था, लेकिन तब तक वो दोनों बहुत दूर चले गए थे। घुड़सवार को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उधर घोड़े पर को तेज दौड़ाते हुए दोनों शाम होने से पहले शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद दोनों ने सबसे पहले घोड़े को ठिकाने लगाने का विचार किया, क्योंकि एक तो जानवर को रखने की सुविधा नहीं थी और दूसरे अगर घोड़े का मालिक पीछा करते हुए आ गया तो पकड़े जाने का डर था। दोनों ने हर चौक चौराहे पर जाकर घोड़े की बिक्री के लिए आवाज लगाई। नीलामी के चबूतरे पर खड़े हुए पर कोई खरीदार ना मिला। तभी उन लोगों ने सुना, कुछ लोग कह रहे थे, नगर के सेठ इस रास्ते से गुजरने वाले हैं जो बहुत ही दयालु हैं। फिर बस क्या था, दोनों ने अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करने की सोच ली। रमेश पिता बन गया और सुरेश, जो कि रमेश के मुकाबले दुबला पतला और छोटे कद काठी का था, वह पुत्र बन गया। जैसे ही नगर सेठ की सवारी गुजरने लगी, सुरेश घोड़े के गर्दन में लिपट कर दहाड़े मार कर रोने लगा। बापूजी, मैं इसे नहीं बेचने दूंगा, यह मेरा भाई है, बचपन से इसी के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूं। तब उसका पिता बना रमेश आंसू बहाते हुए उसके सर पर हाथ फिराकर कहता है, अब आगे जा, आज तुझे यह परीक्षा देनी ही होगी, भाई को बचा या माँ को बचाने के लिए भाई को बेचना ही होगा। आवाज सुनकर कुछ लोग जमा हो गए। नगर के सेठ जब उधर से गुजरे तो उन्होंने भी माजरा जानने के लिए सवारी रुकवाई। उन दोनों की बातें सुनकर भावुक होते हुए बोले, घोड़े की कीमत बताओ, मैं इसे ही खरीद लेता हूँ। रमेश ने 100 शीरियां बताई। नगर सेठ बोला, यह तो बहुत ज्यादा है, मेरी पत्नी के इलाज के हिसाब से तो बहुत कम है, वरना मैं अपने बेटे समान घोड़े को क्यों बेचता? रमेश ने रोते हुए कहा। नगर सेठ को दया आ गई, लेकिन फिर भी इतना अधिक पैसा लगाने में हिचकिचा रहे थे। तब रमेश उनके पैरों के पास बैठे हुए बोला, हुजूर, मैं आपको अपना घोड़ा नहीं बेटा सौंप रहा हूँ। ऐसा करें, आप इसे ले जाएं और हमें 100 अफसीरियां दे दें। जब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं आकर खुद घोड़े को वापस ले लूंगा और आपके अफसीरियां आपको लौटा दूंगा। नगर सेठ को यह बात जच गई। उन्होंने घोड़े को खरीद लिया। रमेश हाथ जोड़ते हुए बोला, आपने मेरी पत्नी को जीवन दान देकर बहुत
पुण्य का काम किया है। नगर सेठ जब घोड़े को लेकर आगे बढ़े तो उन्हें आगे ठगे जाने का एहसास तक नहीं था और वह मन ही मन प्रश्न हो रहे थे। अब शीरियां ज्यादा गईं, लेकिन इस घोड़े को खरीद कर उन्होंने पुण्य का काम किया और अब दोनों को जगह रहने के लिए जगह की तलाश थी जहां वे ठगे गए दौलत को सुरक्षित रख सकें। जितने भी धर्मशाला सारे थे सबको उन्होंने देख लिया, पर कहीं ऐसी जगह नजर ना आई। तब शहर के अंतिम छोर पर एक छोटा होटल नजर आया जिसके ऊपर तल्ले पर एक ही कमरा था। बस दोनों की आंखें चमक गईं। बस फिर क्या था, रमेश ने साधु का भेष धरा और सुरेश उनका चेला बनकर दोनों वहां पहुंच गए और होटल के मालिक से रमेश बोला, बेटा बड़ा महाकाल इधर से गुजरने वाला है। सार्य का मतलब होटल का मालिक घबरा कर उठ खड़ा हुआ और रमेश के चरण छूते हुए पूछा, कैसा काल बाबा? बेटा मेरी दिव्य दृष्टि देख रही है कि पश्चिमी दिशा की ओर से बहुत बड़ा काला साया तुम्हारे होटल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सब कुछ तरह तहस नहस कर देगा। उपाय बाबा जी, उपाय। होटल के मालिक ने हाथ जोड़कर घबराते हुए कहा, उपाय है बेटा, मुझे सहर्य में जगह दे बेटा, मैं जाप ताप करके काल की दिशा मोड़ने की कोशिश करता हूँ। बाबा अब जिस कमरे को चाहे बिना किराया दिए रहो, यह होटल आपका है। बेटा मुझे तो ऊपर वाला कमरा चाहिए। उसने ऊपर देखते हुए कहा। होटल के मालिक ने कहा कि लेकिन बाबा वह कमरा मैं अपने उपयोग के लिए रखता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। काला साया का प्रवेश ऊपर की ओर से होगा, इसलिए वह कह रहा था, वरना तो मैं मोह माया सबका त्याग कर चुका हूँ। संसार में जीवित हूँ तो तुम जैसों का कल्याण करने के लिए तुम जैसों का कल्याण करने के लिए जीवित हूँ। होटल का मालिक पूरी तरह से डर गया था। उसने कहा, लेकिन बाबा मैं अपना सामान तो हटवा लूं। रमेश बोला, मैं तो दुनियादारी से ऊपर हूँ बेटा, तेरी जो चीज है वहां पर सुरक्षित रहेगी। और इस तरह दोनों ने होटल के ऊपरी हिस्से में अपना डेरा जमा लिया। तिजोरी ऊपर के कमरे में छोड़ देने से होटल के मालिक को खटका लगा रहता। आखिर सारी दौलत उसी में थी। वह 2 बार अपनी तिजोरी खोलकर दौलत की पड़ताल करने के लिए आया और तिजोरी में सब सही सलामत पाकर उसे यकीन हो गया कि बाबा के रहते मैं भी सुरक्षित हूं और मेरी दौलत भी। शहर में दोनों ने उधम मचा दिया। कभी जादूगर बने, कभी भिखारी, कभी हकीम बने, कभी नगर कोतवाल बनकर लोगों को ठगा। पता नहीं तरह तरह के वेश धारण करके बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली। अब वह एक बड़ा हाथ मारने की फिराक में थे और उसके बाद उनकी मंशा थी कि अपने गांव जाकर परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत किया जाए। तो दोस्तों,
अब आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। क्या होगा उन दोनों का, क्या कौन सा वो बड़ा हाथ मारने की फिराक में, ये सब हम अब अगले भाग में जानेंगे। तो आज के लिए राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारे इस वीडियो का थोड़ा सा भी भाग अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। राधे राधे।